इजराइल को दुनिया भर का साथ मिल रहा है। गजा को केवल सहानुभूति मिल रही है। गजा को अब तक दवा पानी नहीं मिला, मगर इजराइल को युद्धपोत से लेकर सैनिक सामान सब मिल गया। इंडिपेंडेंट अखबार ने रिपोर्ट किया है कि गजा में डॉक्टर बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन कर रहे हैं। यह कितना भयावह होगा। बेहोशी के इंजेक्शन बिना ऑपरेशन करने से मरीज पर क्या गुजरती होगी और डॉक्टर पर क्या बीतती होगी। कई 100 साल पीछे की पद्धति से चिकित्सा हो रही है। इंडिपेंडेंट अखबार ने यह भी लिखा है कि हर मरीज के लिए दवा नहीं है। कौन ज्यादा तकलीफ में है, अब इस आधार पर दवा दी जा रही है। आज की दुनिया पहले से मानवीय हुई है या बदतर, इसका हिसाब लगाने की शक्ति भी दुनिया ने खो दी है। दवाओं की सप्लाई रोककर अस्पतालों को टारगेट किया जा रहा है। दवाओं के पहुंचने से पहले अमेरिकी कैरियर वॉरशिप इजराइल पहुंच गया। इसमें 5000 जवानों का स्टाफ है। दूसरा कैरियर भी पहुंच रहा है। इजराइल के आयरन डोम हवाई सुरक्षा प्रणाली के लिए अमेरिका में ऑर्डर पूरे किए जा रहे हैं। JDAM किट और छोटे बम भेजे जा रहे हैं। अमेरिकी वायुसेना के विमान भी मिडिल ईस्ट में अलग अलग बेस पर तैनात कर दिए गए हैं। हर तरफ से इजराइल को लैस कर गजा को घेर लिया गया है। इजराइल के लिए भी देखें तो हमला नहीं रुका। हमास और हिजबुल्लाह का हमला जारी है। युद्ध विराम और बंधकों को छुड़ाने की कोशिशें प्राथमिकता के साथ नजर नहीं आ रही। इजराइल की सेना ने नया आंकड़ा जारी किया है कि हमास ने 203 लोगों को बंधक बनाया है। खबर छपी है कि अमेरिका इजराइल को 10 अरब डॉलर की मदद देगा और गजा के लिए 100 मिलियन डॉलर की मदद देगा। बड़े बड़े नेता इजराइल का दौरा कर रहे हैं। गजा का दौरा कोई नहीं कर रहा। गजा पर जो बीत रही है उससे सहानुभूति जताने के बाद भी बाइडेन गजा नहीं गए। जॉर्डन में फलस्तीनी अथॉरिटी के अध्यक्ष महमूद अब्बास से मुलाकात होनी थी, मगर अस्पताल के हमले के बाद नहीं हुई। जर्मनी के चांसलर इजराइल ही गए, गजा नहीं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी इजराइल पहुंचने वाले हैं, वे भी गजा नहीं जाएंगे। यह तब है जब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन बार बार साफ कर रहे हैं कि फलस्तीनियों का बड़ा वर्ग हमास नहीं है और हमास फलस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तब गजा क्यों नहीं गए? इजराइल खुद हमास और फलस्तीनी में फर्क नहीं करता। ऐसे बहुत से लोग इसी आधार पर फलस्तीन से कोई सहानुभूति नहीं रखते हैं कि हमास ने गजा में चुनाव जीता था। इसके बाद भी बाइडेन यह बात कह रहे हैं, मगर सीमित मदद के लिए इजराइल को मना लेने के बाद भी बाइडेन ने युद्ध विराम की बात नहीं की। संयुक्त राष्ट्र में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर अमेरिका ने वोट नहीं किया। साफ है कि अमेरिका तमाम नसीहतों के बाद भी इजराइल को छूट देना चाहता है। बाइडेन का भाषण इजराइल की तरफ ज्यादा झुका हुआ था। वे अपने भाषण में सब कुछ इजराइल पर छोड़ते नजर आए। अपनी तरफ से हथियार से लेकर पैसे की मदद का वादा करते रहे और नसीहत देते रहे कि इजराइल को क्रोध के आवेश में गलती नहीं करनी चाहिए जो अमेरिका ने 9/11 के वक्त किया। इन बातों के अलावा उनके भाषण में इजराइल को ही मजबूत समर्थन दिखता है, इसलिए भी उनकी आलोचना हो रही है। गजा को दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल कहा जाता है। यहां के लोग घेर कर बमबारी में मारे जा रहे हैं। उनके लिए होलोकास्ट जैसा कोई शब्द अभी तक किसी को नहीं मिला। फलस्तीनियों के पास इसके लिए शब्द है नक्बा, जिसका इस्तेमाल सिर्फ वही कर रहे हैं। बाइडेन हमास के हमले की तुलना होलोकास्ट से कर रहे हैं, मगर गजा के साथ जो हो रहा है उसकी तुलना होलोकास्ट से नहीं कर रहे। इस अंतर को ध्यान में रखना चाहिए। अब तो यह संघर्ष गजा से निकलकर वेस्ट बैंक की तरफ पहुंच गया है। वहां बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। 4 लोगों की मौत हुई है और कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। यह लड़ाई हर दिन बड़ी होती जा रही है। दुनिया ताक रही है। एक देश है कोलंबिया, उसने कहा है कि इजराइल गजा के साथ होलोकॉस्ट की यातना को दोहरा रहा है। कोलंबिया ने इजराइल से कूटनीतिक संबंध स्थगित कर देने की बात कही है, मगर कोलंबिया के राष्ट्रपति ने हमास की निंदा नहीं की। इजराइल ने ऐलान किया है कि कोलंबिया को सुरक्षा संबंधी निर्यात रोक रहा है। स्पेन ने भी इजराइल से कूटनीतिक संबंध स्थगित करने की घोषणा की है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम फलस्तीन के लिए 30 टन से अधिक मानवीय मदद भेजेंगे। फलस्तीनी लोगों तक सीधे सहायता पहुंचती रहे, इसके लिए रास्ता भी बनाएंगे। अफ्रीकी देशों में दक्षिण अफ्रीका इजराइल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ खड़े हैं, बयान दे रहे हैं कि हम यहां खड़े होकर फलस्तीन के लोगों के साथ अपनी साझेदारी व्यक्त करते हैं। हम मिडिल ईस्ट में हो रही घटनाओं को लेकर चिंतित हैं। हमें इस बात की पूरी समझ है कि कैसे फलस्तीन के लोगों ने इस मामले को उठाया है। ये वो लोग हैं जो 75 साल से कब्जे में रह रहे हैं।
एक और अफ्रीकी देश अल्जीरिया ने फलस्तीन के समर्थन में इजराइल की निंदा की है। ब्राजील इस समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है। राष्ट्रपति लूला युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमास बच्चों को रिहा करे और इजराइल गजा के बच्चों और महिलाओं को गजा से इजिप्ट जाने का रास्ता दे। मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए तुर्की से बातचीत कर रहे हैं। अफ्रीकी देशों के समूह को जब दिल्ली G20 में शामिल किया गया तब इसे युगांतकारी फैसला बताया गया। अब उन देशों की राय पर कहीं कोई चर्चा नहीं। पता चलता है कि अफ्रीकी देशों की मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय बहस में क्या हैसियत रह गई है। ब्रिक्स देशों में दक्षिण अफ्रीका, चीन, रूस और ब्राजील ने फलस्तीन की बात की है, समर्थन किया है। ब्राजील के अधिकारियों ने ही सुरक्षा परिषद के लिए वो प्रस्ताव तैयार किया जिसे अमेरिका ने गिरा दिया। भारत ने अभी तक अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया को लिखित तौर पर जारी नहीं किया है। बाइडेन की यात्रा से एक ही नतीजा निकला है। इजराइल ने कहा है कि वह इजिप्ट के रास्ते से मानवीय मदद नहीं रोकेगा, बशर्ते यह मदद हमास के हाथ न लगे। बाइडेन ने यह भी कहा कि इजिप्ट भी मानवीय मदद के लिए रास्ता देने के लिए राजी हो गया है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने कहा कि शुक्रवार यानी 20 अक्टूबर को 20 ट्रकों के लिए रास्ता खोला जाएगा। इजरायली हमले में जो सड़कें टूटी हैं उनकी मरम्मत इजिप्ट को ही करनी होगी। रॉयटर्स ने लिखा है कि इजिप्ट ने सड़कों की मरम्मत के लिए मशीनें रवाना कर दी हैं। इजराइल अपने बयान में भोजन, दवाओं और पानी की बात कही है, ईंधन की नहीं। अस्पतालों के जनरेटर के लिए बहुत जरूरी है। सवाल है, क्या 23 लाख की आबादी के लिए 20 ट्रक काफी होंगे? क्या रफा सीमा से ही सारी मदद पहुंचेगी? इसे लेकर भी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने कई बार सवाल उठाए हैं। यूएनएड ने सुरक्षा परिषद को जानकारी दी है कि हर दिन 100 ट्रक सामान भेजने की जरूरत है। इजराइल ने कहा है कि अगर हमास ने इन ट्रकों को रोका तो मदद रोक दी जाएगी। मदद का सामान आम लोगों तक ही पहुंचना चाहिए। ये तस्वीरें WHO की हैं। गजा के भीतर से पानी का बुरा हाल है। संयुक्त राष्ट्र की मदद करने वाली एजेंसी ने बताया कि कुछ इलाकों में एक आदमी को सभी जरूरतों के लिए दिन भर 1 लीटर पानी दिया जा रहा है। पूरे दिन में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार 15 लीटर पानी मिलना चाहिए। वह भी सभी को नहीं मिल रहा। जो किस्मत वाले हैं उन्हीं को 1 लीटर मिल रहा है। गंदा पानी और समंदर का खारा पानी पीने की भी खबरें हम आपको बता चुके हैं। बाइडेन के आह्वान पर इजराइल ने कह दिया है कि हम इजिप्ट से गजा में पहुंचने वाली मदद को नहीं रोकेंगे। इस पर बंधक बनाए लोगों के परिवारों में गुस्सा है। हारिज में खबर छपी है कि इन परिवारों के संगठन ने कहा है कि गजा को सहायता बंद करो, नहीं तो हम अपना संघर्ष बढ़ाएंगे। संगठन ने कहा है कि ऐसा करके सरकार हमें उकसा रही है। सवाल है कि इजिप्ट की सीमा से कितने ट्रक मदद की सामग्री लेकर जाएंगे, कितना पानी जाएगा, मदद के लिए सीमाएं कितने दिनों के लिए खोली जाएंगी, क्या तब तक के लिए युद्ध विराम होगा, उसके बाद शुरू होगा? इसका जवाब कोई नहीं जानता। गजा में 600 अमेरिकी नागरिक हैं। उनके वहां से निकलते ही गजा पर किस तरह का हमला होगा, यह भी एक सवाल है। बाइडेन की यात्रा से अस्पतालों, स्कूलों, संयुक्त राष्ट्र की राहत शिविरों के लिए अलग से कोई गारंटी की बात सामने नहीं आई है। इस बीच गजा के अल अहली अस्पताल पर रॉकेट से हमला किसने किया, इसे लेकर विवाद चल रहा है। इजराइल की सेना कह रही है इस्लामी जिहाद का रॉकेट गलती से गिरा है। उसके इस दावे पर अभी तक सवाल उठ रहे हैं। कोई चैनल अमेरिका से ही एक्सपर्ट पकड़ लाता है जो दावा करता है कि हमला इजराइल ने अमेरिकी हथियारों से किया, और अमेरिका का ही दूसरा एक्सपर्ट कहता है इजराइल ने नहीं किया, वरना हमले के बाद अस्पताल में बड़ा सा गड्ढा बन गया होता। युद्ध के समय मीडिया का युद्ध भी देखना चाहिए। इसी समय पता चलता है कि अखबार या चैनल आपके साथ बाकी दिनों में क्या करते हैं। अस्पताल पर किसका रॉकेट गिरा है, इसे लेकर ज्यादातर अखबारों में इजराइल का ही दावा छपा है। इसलिए हास्य व्यंग्य की वेबसाइट द अनियन की यह हेडलाइन ही इस वक्त सही नजर आती है। हेडलाइन है कि इजराइल की सेना ने कहा है कि आपने बम गिराया है, आप पाठकों ने अस्पताल पर बम गिराया है। इस लेख को पढ़ने वाले पाठकों ने बम गिराया है और इसका पूरा प्रमाण इजराइल के पास है। इजराइल की सेना की रिपोर्ट में लिखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच इस बात को लेकर पूरी सहमति है कि आप पाठकों ने अस्पताल पर बम गिराए हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों ने आपके उन वीडियो को देखा है जिसमें आप अपने घरों से अस्पताल पर मिसाइलें दाग रहे हैं। हेग में जब आपके खिलाफ आपराधिक मामला चलेगा तब यह वीडियो दिखाया जाएगा। आप जैसे पाठकों की जगह केवल नरक में होनी चाहिए, द अनियन ने व्यंग्य के लहजे में लिखा है। अनियन का यह व्यंग्य मीडिया की रिपोर्टिंग का मजाक उड़ा रहा है, जो इजराइल के दावों को हूबहू स्वीकार कर रहे हैं। इजराइल के अखबार हारेत्स की हेडलाइन भी अपने आप में सब कुछ साफ कर देती है। यह एक गंभीर अखबार लगता है, मगर इसने भी व्यंग्य के सहारे बता दिया कि रॉकेट किसने दागा। हारेत्स इजराइल का अखबार है। आप भारत के गोदी चैनलों का कवरेज देखिए और इस अखबार को देखिए। गजा के अस्पताल पर बम धमाकों को लेकर भारत के चैनलों ने इजराइल की सेना की थ्योरी पर फौरन ही यकीन कर लिया।
यहां तक कि दुनिया के बड़े बड़े अखबारों और चैनलों ने भी यही किया। मगर उसी देश का एक अखबार अपनी ही सेना से कितनी दूरी बनाकर रखता है। दरअसल आप हिंदी के दर्शकों को यही जानने और समझने की जरूरत है कि किस तरह आपके अखबारों और चैनलों ने पत्रकारिता को बर्बाद कर दिया, आपके देखने और समझने की संवेदनशीलता और सतर्कता को रौंद डाला। यह हारिस की हेडलाइन है। बाइडेन के आगमन की पूर्व संध्या पर गजा अस्पताल पर बमबारी, सेना ने रॉकेट को जिम्मेदार ठहराया। आईडीएफ ब्लेम्स रॉकेट। क्या आपकी नजर बार बार इस पंक्ति पर नहीं जाती कि सेना ने रॉकेट को जिम्मेदार ठहराया है? अखबार ने पहले पन्ने पर सेना की लाइन हूबहू नहीं छाप दी कि रॉकेट इस्लामिक जिहाद का था या हमास का, लेकिन भीतर जरूर छापा है। फिर भी यह अखबार कई जगहों पर अपनी हेडलाइन में संदेश जाहिर करता है, ना कि सेना का समर्थन। क्या आप इस तरह की पत्रकारिता का मतलब समझने की स्थिति में हैं? यही नहीं, आप इस पहली खबर की बनावट देखिए। आधे हिस्से में अस्पताल की तस्वीर है, लाशें बिछी हैं। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर भीतर के पन्नों पर दी गई है। पहले पन्ने पर इजराइल की सेना की कोई तस्वीर नहीं। इससे पहले कि आप इस अखबार को हमास समर्थक घोषित कर दें, आधे पन्ने पर उन लोगों की तस्वीर रोज छपती है जो हमास के कब्जे में हैं और उसके हमले में शहीद हुए हैं। हारिस अखबार के संपादकीय पन्ने पर बड़ा सा एक कार्टून छपा है। कॉपीराइट नियम के तहत हम इसे दिखा नहीं सकते, मगर बता सकते हैं। दोनों तरफ मिसाइलें रखी हुई हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला गायब है, खाली माइक है। लिखा है कि यहां जवाबदेही की घोषणा होने वाली है। कार्टून का इशारा है कि इस हॉल में क्या कोई सच बोलेगा, युद्ध की भाषा से अलग बोल पाएगा। आप समझ सकते हैं कि यह अखबार अपने देश की सेना के दावे को कितने संदेह से देखता है। कायदे से यही होना चाहिए। आपको इस अखबार की एक संपादकीय का भावानुवाद सुनाना चाहता हूं। यह संपादकीय भारतीय संदर्भ में भी गूंजती है। इसका शीर्षक है द परसिक्यूशन हैज बिगन, उत्पीड़न शुरू हो चुका है। इसकी पहली पंक्ति है मौलिक अधिकारों, उसमें भी सबसे पहले अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म कर देने के लिए आपातकाल सबसे सुनहरा अवसर होता है। अखबार लिखता है कि आपात स्थितियां हमेशा निजी अधिकारों, बोलने की आजादी को नष्ट करने की सबसे उर्वर भूमि होती हैं। आपात स्थितियों के बहाने जारी किए गए आदेशों के नाम पर स्टेट प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील ने पिछले हफ्ते उन लोगों की जांच करने, गिरफ्तारी करने और सजा देने को आधिकारिक मंजूरी दे दी है जो आतंक का समर्थन करते हैं। सरकारी वकील ने किसी को भी आस्था, बगावत, नस्लभेद, नाफरमानी के नाम पर गिरफ्तार करने का पैमाना इतना नीचे कर दिया है कि कोई भी इसकी गिरफ्त में आ सकता है। जमीन पर इसका असर दिखने लगा है। गजा के हमले पर टिप्पणी करने के आरोप में दर्जनों इजरायली गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनमें से ज्यादातर अरब मूल के इजरायली हैं। 40 लोग गिरफ्तार हुए हैं और कईयों को पूछताछ के बाद छोड़ा गया है। जरूरी नहीं कि इन लोगों ने हमास का समर्थन किया है। गजा के लोगों के समर्थन में कहने या दोनों तरफ की मौत की तुलना करने भर से गिरफ्तार कर लिए गए। यही नहीं, बहुमत से अलग हटकर अपनी बात रखने पर अरब नागरिकों को नौकरी से निकाल दिया गया। इजराइल की एक नगरपालिका ने कहा है कि उसके साथ काम करने वाले बिल्डरों को लिखकर देना होगा कि उनके यहां कोई भी अरब मजदूर काम नहीं करता। इजराइल अरब मीडिया को भी चुप करा देना चाहता है। सुरक्षा और कूटनीतिक मंत्रालय के मंत्री बहस कर रहे हैं कि क्या ऐसा रेगुलेशन लाया जाए जिससे मीडिया को काबू में किया जाए। कतर का चैनल अल जजीरा को लेकर बहस हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो सूचना मंत्री के फांसीवादी जगत में दूसरे मीडिया संस्थानों का गला दबाने का दौर शुरू हो जाएगा। हारिस अपने सूचना मंत्री के नजरिए को फांसीवादी लिख रहा है, अल जजीरा का बचाव कर रहा है। यह लेख भारत के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हम इस अखबार के बारे में बहुत कम जानते हैं। ऐसा कुछ भी कहने से बचना भी चाहते हैं जिससे यह न लगे कि बढ़ा चढ़ाकर कह दिया गया। यह उस देश का अखबार है जिसके 1300 नागरिक हमास के हाथों मारे गए। 200 के करीब बंधक हैं, जिसका देश युद्ध कर रहा है और युद्ध से घिरा हुआ है। वहां पर यह अखबार 40 अरब लोगों की गिरफ्तारी को लेकर संपादकीय लिख रहा है। अपने नागरिकों को चेतावनी दे रहा है कि आपात स्थिति के नाम पर इसी तरह धीरे धीरे आप नागरिकों के अधिकार कुचल दिए जाएंगे। भारत में फलस्तीन का समर्थन करने पर कोई गिरफ्तार हो जाए तो गोदी मीडिया उसे आतंकवादी बताकर जश्न मनाएगा। मगर इजराइल का ही एक अखबार हारेज गजा के लोगों की पीड़ा की बात करने वालों की गिरफ्तारी की आलोचना कर रहा है। बहुमत से अलग आवाज के पक्ष में खड़ा नजर आता है। मुझे यकीन है कि बहुत से दर्शकों को इस पर यकीन नहीं होगा। 2014 के बाद से जिस तरह से भारत की पत्रकारिता कबाड़ में बदली है, जाहिर है उसके पाठक और दर्शक भी बदल गए होंगे। उन्हें हारिस के संपादकीय युद्ध के समय अपने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को भ्रष्ट, गैंग लीडर, माफिया वगैरह वगैरह लिखने पर यकीन नहीं होगा। भारत में केरला का मीडिया वन न्यूज चैनल राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बैन कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फटकार लगाई।
दरअसल आप दर्शकों के सामने अब सही पत्रकारिता का कोई पैमाना या आदर्श नहीं बचा है। दुनिया के बड़े बड़े अखबार और चैनल भी इस युद्ध में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, एक तरफा हुए जा रहे हैं, एक्सपोज हो गए हैं। हारेट्स बहुत महान अखबार ना हो, मगर इस वक्त में इसके पन्नों से आप इतना तो देख ही सकते हैं कि एक अखबार या पत्रकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम इस युद्ध के कवरेज को देखते हुए खुद को भी युद्ध में झोंक देते हैं। मीडिया इस आग में घी का काम करता है। दर्शक या पाठक के लिए बहुत आसान नहीं कि सच या झूठ का पता कर ले। भारत में भी बहुत से फर्जी हैंडल बनाए गए हैं जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, इजराइल के पक्ष में झूठ और नफरती बातें फैला रहे हैं। लेकिन इजराइल के ही अखबार हारिस के पन्नों पर एक खास किस्म का संयम दिखता है। कहीं से सेना का अनादर नहीं, मगर सेना को लेकर खूब सारे सवाल हैं। यही नहीं, जनता से भी सवाल हैं। 18 अक्टूबर के अखबार में यह संपादकीय पढ़कर आप हिल जाएंगे। इसमें लिखा है कि जवाबदेही स्वीकार कर लेने का मतलब होगा खुद को दोष मुक्त कर लेना। नेतन्याहू और उनके आसपास के कार्टून कैरेक्टरों से जवाबदेही स्वीकार कर लेने की उम्मीद का यही मतलब होगा, और वे स्वीकार भी कर लेंगे। वैसे प्रधानमंत्री ने जवाबदेही स्वीकार की है, ना माफी मांगी है। जो लोग नेतन्याहू से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो युद्ध से पहले हर चीज के लिए नेतन्याहू को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे। तमाम तस्वीरों में नेतन्याहू दुनिया भर के ताकतवर नेताओं के साथ भले दिखते हों, ताकतवर दिखाए जाते हों, मगर हेराज अखबार के इस संपादकीय में लिखा गया है कि जिन लाखों लोगों ने नेतन्याहू के खिलाफ इस बात को लेकर प्रदर्शन किया कि वह इजराइल के समाज, संस्कृति, न्यायपालिका से लेकर अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना बंद कर दें, वही लोग इस नेतन्याहू से उम्मीद करते हैं कि अपनी जवाबदेही स्वीकार कर लें। हेराज ने ऐसा लेख संपादकीय पन्ने पर छाप दिया है। भारत के हिंदी अखबार बड़े बड़े समाजशास्त्रियों के लेख नहीं छापते, क्योंकि उनमें मोदी सरकार की आलोचना होती है, किसी नीति की। मगर हारिस के संपादकीय में लिखा है कि नेतन्याहू रिस्पॉन्सिबिलिटी चैलेंज्ड हैं, यानी उनमें जवाबदेही स्वीकार करने की कुव्वत ही नहीं है, उनमें अपनी गलती स्वीकार करने का संवैधानिक बोध भी नहीं है। असंभव है कि भारत का कोई अखबार इन पंक्तियों को छाप दे। यहां तक कि अमेरिका में भी इस अखबार की चर्चा है कि वहां भी ऐसा कोई नहीं छाप सकता। हारिस की खबरें, संपादकीय और ट्वीट से आप गुजरेंगे तो नेतन्याहू को अलग तरीके से समझने लग जाएंगे। भारत में नेतन्याहू को हीरो बनाया जाता रहा है, मगर इजराइल का ही यह बड़ा अखबार उन्हें क्रिमिनल डिफेंडेंट लिख रहा है, अपराधी लिख देता है। 2 दिन पहले का हारिस का ट्वीट है। नेहमिया स्ट्रासलर ने ऑपेड में लिखा है कि नेतन्याहू ने पिछले 9 महीनों में न सिर्फ इजरायली समाज को ध्वस्त किया है और सेना को भी कमजोर किया है, बल्कि इस समय वो इजराइल देश के अस्तित्व के लिए खतरा बन गए हैं। कई जगहों पर लिखा है कि नेतन्याहू के बस की बात नहीं, वह युद्ध के समय नेतृत्व करने लायक नहीं। युद्ध नहीं रुका है। इजराइल अपनी शक्ति के साथ साथ दुनिया भर की शक्ति लिए मैदान में है। अरब देशों की प्रतिक्रियाएं ठंडी पड़ती जा रही हैं, उन्हें कोई भाव नहीं दे रहा। उन देशों में जनता फलस्तीनी लोगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रही है, मगर अरब देश भी बोलने की खानापूर्ति ही कर रहे हैं। जिस तरह की खानापूर्ति बाइडेन साहब कर गए, उधर के लिए ज्यादा बोल गए, इधर के लिए थोड़ा बोल गए। 21वीं सदी का यह हिस्सा भी युद्ध का होता जा रहा है, ठीक जैसे 100 साल पहले 20वीं सदी में हो गया था। हमें पता है आप शांति की पूजा करते हैं, साथ में अहिंसा के भी पुजारी हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।